हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपनी एक नई सीरीज में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, जिसमें कि आपको यूपी टेट, सुपर टेट, प्राइमरी, जूनियर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट क्वेश्चन सुपर फास्ट वे में मिलेंगे। तो आज की क्लास में फिर से हम लोग शुरू करने वाले हैं बिल्कुल पेपर की तरीके, बिल्कुल एग्जाम की तरीके आने वाले क्वेश्चंस को कम से कम समय में पूरी तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझते रहिए। आज की क्लास में आपको मिलने वाले हैं एकदम स्पेशल जीएस, करंट अफेयर, साथ ही साथ आपके ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस। इनको समझिए, देखिए और अपनी तैयारी को परखिए। बहुत ही जल्द आप लोगों को मिलने वाले हैं हमारी एक नई सीरीज, जिसमें आपको टॉपिक वाइज तैयारी देखने को मिलेगी और रात को 10 बजे या 9 बजे लाइव क्लास रखेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत इनमें से किसने कहा था? ऑप्शंस आपके सामने है। कम से कम समय में आपके लिए पहला क्वेश्चन लाए हैं, इसका आपका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरोजनी नायडू यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत बताया था। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपी टेट में कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आपके सामने कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था, जो नेशनल पार्क था, वो कौन सा था? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस दिए गए और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जो जिसका पहले नाम क्या था? तो इसका पहले अगर नाम आपसे पूछा जाता तो हैली नेशनल पार्क के रूप में इसको जाना जाता था, जो कि लगभग 1936 के आसपास बन करके तैयार हुआ था। इसके बाद इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। और ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से आपके यूपी से। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? क्योंकि ग्रीन शब्द आगे लग गया तो निश्चित तौर पर कुछ पर्यावरण से रिलेटेड ही होगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का? तो हम लोग चुनेंगे यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन को। क्या लिखा गया कि बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल प्रोजेक्ट को वित्त देना, यानी कि जो पर्यावरण के लिए जो सुइटेबल, जो अनुकूल प्रोजेक्ट है उसको लेकर वित्त देना, उसको लेकर जो सुविधाएं या जो पैसा प्रदान किया जाता है वो ग्रीन बैंकिंग के अंतर्गत आ जाता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, किस संत को दक्षिण भारत के आर्यीकरण का श्रेय प्राप्त है? दक्षिण भारत, साउथ इंडिया के आर्यीकरण का जो श्रेय प्राप्त है, जो कहा जाता है कि इन्होंने इस क्षेत्र में ज़्यादा प्रभाव डाला अपना, तो वो आपका क्षेत्र हो जाएगा दक्षिण भारत। और जो संत हो जाएंगे उनका नाम हो जाएगा ऋषि अगस्त। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आप लोग चूज कर लीजिएगा। जुड़े रहिएगा, समझते रहिएगा और लगातार क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि आपका सुपर टेट का एग्जाम बहुत ही जल्द आने वाला। यूपी टेट की डेट लगभग कंफर्म है आपके 28 नवंबर को। तो निश्चित तौर पर ये सभी क्वेश्चन आपके दोनों ही एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाले हैं। क्वेश्चंस को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं कि भारत में आर्थिक सुधारों के संबंध में गलत कथन चुनिए। आर्थिक सुधारों के संबंध में जो गलत कथन है वो आपको चुनना है। समझिएगा, जननांकीय लाभांश के फायदे, सकल घरेलू बचत क्षेत्र का, फिर अगला आपका है चालू खाते के घाटे का संकुचित होना, या फिर अगला आपके सामने जनसंख्या वृद्धि दर का धीमा होना। तो जो गलत कथन दिया गया वो आपका डी नंबर ऑप्शन है, जनसंख्या वृद्धि दर का धीमा होना आपके भारत में आर्थिक सुधारों के संबंध में बिल्कुल गलत कथन दिया गया। तो हम लोग यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन को चूज कर लेंगे। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ऐसे नए नए क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, वॉरलॉग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? यदि आप लोगों ने वॉरलॉग का नाम सुना होगा तो निश्चित तौर पर आप लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाएंगे। तो नॉर्मन वॉरलॉग, इनका नाम बहुत ही प्रसिद्ध है किस क्षेत्र में? हरित क्रांति के क्षेत्र में। विश्व में हरित क्रांति लाने के लिए हम नॉर्मन बोरलॉग के नाम को बहुत ही अच्छे से जानते हैं। और यानी कि ये पुरस्कार किससे संबंधित है? कृषि के क्षेत्र से संबंधित पुरस्कार है। तो यहाँ पर हम सी नंबर ऑप्शन को टिक कर देंगे। वॉरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र से रिलेटेड पुरस्कार है। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और इसका जो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है 7
7 नंबर क्वेश्चन का, वो हम लोग यहाँ पर टिक कर देंगे ए नंबर ऑप्शन को। और निश्चित मानिए दिवस से आपके कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे जो कि आपको 1 से 2 अंक दे करके जाएंगे। इन क्वेश्चंस को जरूर समझिएगा। अगला आपके सामने 8th नंबर क्वेश्चन दिया गया कि भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा होता है। यानी कि भूमि यदि आप हमारी ले रहे हैं, उस पर खेती कर रहे हैं, तो वो जो भूमि हम आपको देंगे उस पर जो टैक्स यानी कि जो पैसा लिया जाएगा वो किसके अंतर्गत आता है, और उसे हम लगान का नाम देते हैं। जैसे लोग अपने खेत को उठा देते हैं, क्या कर देते हैं, लगान पर उठा देते हैं, यानी कि उन्होंने अपने खेत को अपने जो उनकी कृषि का की भूमि है उसे किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया है, और उसके एवज में जो वो पैसा ले रहे हैं वो क्या कहलाएगा, वो लगान के रूप में जाना जाता है। अगला आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन है कि देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो बना था वो कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका पंतनगर में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ये इंदिरा गांधी जी ने बनाया था, जो कि बनवाया था, जो कि पहला कृषि विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता। उस समय ये उत्तर प्रदेश में स्थित था, और जो इस यूनिवर्सिटी का नाम रख दिया गया वो गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय इसका नाम रख दिया गया है, जो कि खंड में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, पंतनगर में है। और ये आपका कृषि विश्वविद्यालय जो कि पहला विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला आपके सामने 10 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है। कंप्यूटर में जो आईसी चिप बनी होती है उसे हम किस धातु से बनाते हैं। आईसी चिप जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में जानते हैं। कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मदद करेंगे। और यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इतने दिन बाद आप लोगों ने जो हमारी कल की क्लास को इतना लाइक किया, इतना आप लोगों ने सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आगे भी अपना सपोर्ट सभी लोग जरूर बनाए रखिएगा। एक एक क्लास को देखते रहिए, और जो लोग नोट्स के लिए अन्य कमेंट्स कर रहे थे सभी के कमेंट्स पढ़ लिए हैं। निश्चित तौर पर आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा, क्लासेस देंगे। बस आप लोग भी अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा, लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, सभी पुरानी क्लासेस को भी जरूर देखते रहिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाने वाले वास्तुकार का क्या नाम था। चंडीगढ़ शहर जो कि इस समय कह सकते हैं हम लोग आधुनिक भारत में प्रसिद्ध जो अपनी वास्तु के लिए प्रसिद्ध हैं, जो अपने एक प्रकार से मॉडर्न इंडिया के रूप में प्रसिद्ध शहरों में गिने जाते हैं, उसमें चंडीगढ़ का नाम आता है। और ये आपका वास्तुकार का जो नाम है वो ले कार्बूजियर है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रांसीसी वास्तुकार थे जिन्होंने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया, और यहाँ पर हम लोग डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पर, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसने लिखी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के रचनाकार कौन हैं। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, अरुंधति राय द्वारा रचित पुस्तक है, इसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने बन जाता है। अगला आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस को देखना ना भूलें, सपोर्ट करिए, क्लासेस को देखिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। कोई भी डाउट होने पर कमेंट करना मत भूलिएगा, निश्चित तौर पर आपको पूरी मदद यहाँ पर करेंगे, पूरी आपकी तैयारी कराई जाएगी। और बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है, यानी कि टाइगर स्टेट के रूप में हम किस राज्य को जानते हैं। तो वर्तमान समय की अगर बात, करेक्ट आंसर यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे हम टाइगर स्टेट के रूप में जानते हैं। अभी बीच में कर्नाटक नंबर 1 पर आ गया था, लेकिन एक बार फिर से मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सर्वाधिक है, लगभग 526 प्लस बाघ यहाँ पर हैं। और नंबर दूसरे पर बात की जाएगी तो कर्नाटक दूसरे नंबर पर आता है। तो जहाँ सबसे अधिक बाघ है मध्य प्रदेश, इसे हम टाइगर स्टेट यानी कि बाघ राज्य के रूप में जानते हैं। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जिला स्तरीय प्राथमिक शैक्षिक कार्यक्रम को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सहायता दी जाती है। तो दोस्तों, जो कार्यक्रम होता है जिला स्तरीय प्राथमिक शैक्षिक कार्यक्रम, और इसे जो सहायता दी जाती, जो एक प्रकार से कह सकते हैं हम लोग आर्थिक रूप से सहायता जो मिलती है,
विश्व बैंक के द्वारा मिलती, तो यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये सहायता प्रदान की जाती है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, ना खत्म होने वाली कहानी किसकी आत्मकथा है? ना खत्म होने वाली कहानी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसमें चूज करिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बीपी सिंह जी की आत्मकथा है जो कि ना खत्म होने वाली कहानी के रूप में लिखी गई है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या क्वेश्चन है, कैसे आपको करना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का बहुउद्देशीय दूर संचार उपग्रह इनसेट 2E कहाँ से छोड़ा गया? जो इनसेट 2E दूर संचार उपग्रह था, जो मुख्य रूप से कह सकते हैं हम लोग एक प्रकार से कनेक्टिविटी को लेकर, मल्टी कनेक्टिविटी को लेकर के एक बहुउद्देशीय दूर संचार उपग्रह था और ये आपका उपग्रह कोरू से छोड़ा गया था। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये उपग्रह हमारे देश से नहीं छोड़ा गया था, कोरू स्थान है जहां से इस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था, लॉन्च किया गया था। डी नंबर ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंधित होता है? तो दोस्तों आप सभी लोगों ने क्षेत्र से थोड़ा बहुत भी जुड़े हुए होंगे, उनको पता होगा अंत्योदय कार्ड होते हैं। अंत्योदय कार्ड किनके लिए होते हैं? जो गरीबी में भी निम्नतम गरीबी के उत्थान को लेकर, यानी कि गरीब लोगों के को आगे बढ़ाने के लिए, उनको हर प्रकार से मजबूत करने के लिए जो राशन वितरण किया जाता है, उनके अलग से कार्ड बनते हैं अंत्योदय कार्ड के रूप में, जिनको हम जानते हैं। तो ये अंत्योदय कार्यक्रम गरीबों में भी, निम्नतम गरीबों के उत्थान के लिए, जो सबसे अधिक गरीब हैं, जिनके पास एक प्रकार से जमीन भी नहीं है, उनको ऊपर उठाने के लिए, उनके उत्थान के लिए अंत्योदय कार्यक्रम किया जाता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोगों को इसका आंसर कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा और इसके अगर लेखक की बात की जाएगी तो लेखक का नाम क्या हो जाएगा? ये आपके हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। तो हम लोग डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। अब आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर अधिक से अधिक संख्या में देना है कि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा रचित पुस्तक, जो इनका कह सकते हैं हम लोग, इन्होंने किस जो इनका मुख्य रूप से समाज था वो क्या था, उसका नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक संख्या में बताना। दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? सभी लोगों को इस जरूर पता होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, टैरिफ और ट्रेड के सामान्य अनुबंध को किस संस्था द्वारा बदल दिया गया था? तो दोस्तों विश्व स्तरीय टैरिफ और जो ट्रेड के संबंध में जो एक अनुबंध था, जो एक प्रकार से टाइप था, उसको जो संस्था ने बदला था वो आपकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। विश्व के ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर जो एक संस्था बनाई गई थी, उसने इस टैरिफ और ट्रेड के अनुबंध को, इसके जो टाइप थे उसको बदल दिया था। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता में कौन के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो इनमें से कौन सी उक्ति सही दी गई है जो बिल्कुल करेक्ट है, ये आप लोगों को यहां पर बताना है। तो दोस्तों आपको सामने ऑप्शंस दिए गए, अलग अलग विद्वानों के द्वारा, अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग चीजों को गया है। तो यहाँ पर जो हम करेक्ट ऑप्शन जो सबसे ज्यादा सुइटेबल मानते हैं वो सी नंबर ऑप्शन है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। पशुपति की मूर्ति, पशुपति की जो मोहरें थी वो हड़प्पा की सभ्यता में देखने को मिली थी। तो यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन है, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? तो हम लोग जब बात करते हैं नीली क्रांति की, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है और हम लोग सही ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन को मार देते हैं, आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। क्या दिया गया कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो दोस्तों प्राचीन काल में एक सिल्क मार्ग बनाया गया था। इस सिल्क मार्ग किसके लिए था? ये व्यापार के लिए, विश्व स्तरीय व्यापार के लिए एक जो मार्ग बनाया गया था उसका नाम रखा गया था सिल्क मार्ग, या कह सकते हैं हम लोगों ने उसका नाम सिल्क मार्ग के रूप में पढ़ा है। ये भारतीयों के द्वारा जो सिल्क मार्ग बनाया गया था, इसका आरंभ किसने किया था? 22 नंबर क्वेश्चन, और ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कनिष्क। कनिष्क ने, राजा कनिष्क ने सिल्क मार्ग
का आरंभ किया था, जो कि बाद में चल करके काफ़ी व्यापार के लिए आगे बढ़ा। और वर्तमान समय में जो चाइना अपना एक वन बेल्ट करके एक स्कीम लाया है, वो भी इसी सिल्क मार्ग की तर्ज पर लेकर आया है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मद अल्पाधिकार की परिभाषा के अनुरूप है? तो यहाँ पर अल्पाधिकार यानी कि कम होने के लिए जो सबसे अधिक रूप में परिभाषित करती है, वो आपकी गैसोलीन स्टेशन के रूप में करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन को हम लोग सही कर देंगे। अल्पाधिकार यानी कि कम होने की कौन सी मद है जो अल्पाधिकार की परिभाषा को अनुरूप है? तो आपका गैसोलीन, या कह सकते हैं हम लोग जो गैसोलीन होते हैं उसके स्टेशन कम मात्रा में हैं, इसकी परिभाषा के रूप में यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई भी डाउट होने पर कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्वेश्चंस को समझिएगा। सिर्फ आपके लिए उन क्वेश्चंस को, उन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को और तैयार किया जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए एकदम सिलेक्टेड हैं, एकदम इंपॉर्टेंट हैं, और निश्चित तौर पर आपको वहाँ से क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निजी प्रयोज्य आय क्या होती है? तो निजी प्रयोज्य आय यानी कि निजी यूज के लिए, प्रयोज्य का मतलब हो गया यूज के लिए। तो यानी कि अगला क्वेश्चन, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन में देखिए क्या लिखा गया कि निजी आय से परिवार द्वारा चुकाए गए प्रत्यक्ष कर घटाने के बाद जो प्राप्त है, यानी कि जो हम जिस आय को हम अपने निजी यूज के लिए ला सकते हैं, जिस पर अब कोई टैक्स नहीं लगने वाला, हम टैक्स पहले से ही चुका चुके हैं, उसे हम निजी प्रयोज्य आय के रूप में जानते हैं। और इसका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अब आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, अगर क्लास पसंद आई हो तो जरूर लाइक शेयर करिएगा, टेलीग्राम पर जुड़ना मत भूलिएगा, लिंक नीचे दिया गया। कल की क्लास की पीडीएफ हमने टेलीग्राम पर अपलोड कर दी थी, आज की क्लास की पीडीएफ भी आपको वहां से मिल जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो इनमें से कौन सी शर्त ऐसी है जो विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, पूंजी संचयन होना जरूरी, यानी कि हमारे पास पूंजी होना जरूरी है, संसाधन की खोज भी जरूरी है, और प्रौद्योगिकी विकास यानी कि डेवलपमेंट बहुत ही जरूरी है, जो एक प्रकार से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाए या किसी भी प्रकार का हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि दिया गया, ये भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि इससे नुकसान हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे ही हमको और चीज़ों की आवश्यकता भी बढ़ेगी, और जो हम एक क्षेत्र में एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ेंगे उसमें और अधिक समय लगेगा। तो आज के सभी 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, एक एक क्वेश्चन को समझिएगा, डाउट क्लियर हो गए हों तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। पीडीएफ आपको रात को मिल जाएगी, कल की पीडीएफ से क्वेश्चंस को देखिएगा। कुछ आंसर इसके आपको जो आंसर की दी गई उसमें गलत दिए गए हैं, तो हमने जो आंसर बताए उनको ही सही मानिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ले थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।